हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी HBSC द्वारा इशू किया गया बेसिक मैथ्स का मॉडल पेपर कह लो या सैंपल पेपर कह लो। और उसका सेक्शन ए मैं करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जिसमें दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। प्रश्न संख्या 21 पे आ जाओ। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करो। इंग्लिश में भी यही है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दो मेथड आपके सिलेबस में आते हैं। एक आता है प्रतिस्थापन विधि, है, रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है, और दूसरा है विलोपन विधि। जिसको जो विधि अच्छी लगे उससे कर सकता है। पहला समीकरण है x घटा वाई बराबर है 3 और दूसरा समीकरण है x बटे 3 जमा वाई बटे 2 बराबर है 6। जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि भैया इस बटे को खत्म कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ले लो 6 लघुत्तम लेफ्ट साइड में, 3 दूनी 6, ये आ गया 2x जमा 2 तिया 6 3y बराबर है 6। इस 6 को उधर ले जाओ तो ये बन गया 2x जमा 3y बराबर है 36। ठीक है बेटा, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। और इससे मैं x का मान निकालूंगी, तुम्हें याद भी आ जाएगा हमने कैसे किया था। x को लेफ्ट में रखो और इस y को राइट साइड में ले जाओ तो ये x का मान आ गया 3 जमा y। इसको नाम दे दो नंबर 1। ठीक है भाई, पहला समीकरण बिल्कुल सिंपल था। पहला समीकरण बिल्कुल सिंपल था तो उसमें x को एक तरफ रखा और उसका मान निकाल लिया। इसमें जो बटे था उसको लघुत्तम लेके हमने खत्म कर दिया, तो ये अपना पहला वैल्यू आ गई और ये आ गया। अब इसको एक बात को मैं यूज कर रही हूँ प्रतिस्थापन विधि, तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसको यूज करना है कि इसमें से जो वैल्यू निकाली तो उसको दूसरे में रखना है ना। तो अब समीकरण 1 को 2 में रखने पर या x का ये वाला मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर है 3 जमा वाई को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 2 है, 2x है। अब मैं 2 के ब्रैकेट में 3 जमा वाई, वेरी गुड, और जमा 3y, ठीक है ना, और बराबर हो गया 36। खोल दो ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलनी आती, 2 को 3 से करो 6 जमा 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। 3 और 2 5y, और इस 6 को मैं राइट साइड में डायरेक्ट ले जाऊं तो 36 घटा 6, 36 में से 6 गए 30, 5y बराबर है 30, 30 बटे 5, वेरी गुड, 5 छक्के 30, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? हाँ, कहाँ पे, किस जगह? हाँ, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 1 है तो x हो जाएगा भाई 3 जमा 6, तो x हो गया 9। आखिरी में उत्तर को इकट्ठा करके जरूर लिख दिया करो ताकि एग्जामिनर को सॉल्यूशन को देखने में, मार्क्स देने में आसानी हो। बिल्कुल आसान था। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 22 पर। 22 के इन्होंने 2 पार्ट दिए हुए, वैसे देने नहीं चाहिए थे 2 पार्ट, 2 नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है। 22वें में ए का मतलब तो ये एक क्वेश्चन है और का मतलब ये है। बी, ए और बी लिखा ना, मैंने सोचा 2 हैं, या तो आपको ये वाला करना है या ये नीचे वाला। ये ऊपर वाला ज्यादा आसान पड़ेगा, देखो ध्यान से। 10 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर खंबा जमीन पर 15 मीटर की छाया डालता है। ठीक है, पहले खंबा बना लेते हैं। मान लो ये खंबा है, तो यहां से सूर्य की लाइट जब इस पे पड़ेगी तो ये इसकी छाया तैयार हो जाएगी। 10 मीटर ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई हो गई 10 मीटर, जो इसकी छाया है वो हो गई 15 मीटर, और इसको मिला दूं तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। उसी समय, यहां तक आ गया ना, छाया डालता है। उसी समय एक मीनार जमीन पर 45 मीटर की छाया डालती है। ये मीनार हो गई भाई, और ये मीनार की छाया हो गई जो कि है 45 मीटर। ठीक है, अब ये कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो।
बहुत ही आसान प्रश्न है त्रिभुज वाले चैप्टर में से। ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों समरूप हैं त्रिभुज, और तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। कैसे दिखाने पड़ेंगे? पहले तुम लिखोगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, सुनो मेरी बात, दोनों में ये कोण 90 का है, और एक होता है सूर्य का उन्नतांश, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब दो ऑब्जेक्ट जमीन पर खड़े हैं परपेंडिकुलर, तो सूरज कहीं भी हो, दोनों पर सेम एंगल से लाइट डालेगा, तो वो जो सूर्य का उन्नतांश है वो यहाँ आएगा, तो ये एंगल भी दोनों में बराबर हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इसको तुम चाहो तो पहले लिख सकते हो, नहीं तो इसको बाद में भी लिख सकते हो। एल्टीट्यूड ऑफ सन बोल देते हैं। और दूसरा एंगल बी और एंगल ई 90 के हैं, दोनों एंगल 90 के हैं। अब इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब मीनार की ऊंचाई को h मान लो, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। भाई समरूप हो गए हैं, तो अनुपात का मतलब इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। ऐसे भी कर सकते हो कि एच ऊपर ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये आ गया 10 बटे एच बराबर है 15 बटे 45। 15 एकम 15, 15 तिये 45। 10 बटे एच बराबर है 1 बटे 3। आर पार गुणा कर दो, एच को उधर ले जाओ, 3 को इधर, 10 तिया 30 बराबर है एच। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर आ जाएगी। 2 नंबर का प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन चाहे 1 नंबर में आओ चाहे 2 में, आता जरूर है पेपर में। ठीक है, अब ये है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में ये अनुपात बराबर है, ध्यान से देखना, और कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो सिद्ध करो कि पी क्यू एस और टी क्यू आर ये दोनों समरूप है। देखो पेंसिल पाएगी तुम्हारे पास पेपर में, पहले तो जो त्रिभुज समरूप करने है ना उन पे निशान लगा लो, पी क्यू और एस। तुम, अरे भैया समझ गए ना, ये हो गया पी क्यू, ठीक है, ये हो गया क्यू एस, और ये हो गया, एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है। दूसरा है भाई टी क्यू आर, इसको मैं अलग कलर से ले लेती हूँ। टी क्यू आर हो गया पूरा बड़ा त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। समरूप का मतलब या तो इनके दो कोण बराबर दिखाओ, या दो भुजा एक कोण बराबर दिखाओ, है। तो अभी देखो सबसे पहले तो इस बात को पकड़ो कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूं, बीच की लाइन को भूल जाओ, अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूं, दिख रहा है ना त्रिभुज, ये पूरा दिख रहा है? पक्का है ना भाई? अरे एक मिनट, ये वाला जो त्रिभुज है पी आर क्यू दिख रहा है? पक्का भाई? ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें ये कोण इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। किसी त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो कोण, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के दो कोण बराबर होते हैं। दो कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, ये जो डार्क कर रखा है त्रिभुज मैंने, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, इसलिए पी क्यू की लंबाई पी आर के बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया? समझ आ गई बात यहाँ तक? अब इन पे हमने निशान लगा लिया। अब आ जाओ अपने मेन त्रिभुज पे, इसको थोड़ा सा अंदर अंदर से साफ कर लेते हैं ताकि जो मेन मेन त्रिभुज है वो हमें दिख जाए। अब हमें इस त्रिभुज को और इस ब्राउन त्रिभुज को समरूप दिखाना है। अब ये देखो, इसको, ये बीच में स्टेटमेंट को इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए यहाँ से, ठीक है? सीधा यहाँ से आगे चलेंगे। पी क्यू पी आर के बराबर आ गया,
पी क्यू पी आर के बराबर आ गया। अब ये अनुपात भी बराबर दे रखा है क्योंकि क्यू आर बटे क्यू एस क्यू टी बटे पी आर के बराबर है, ये हमें दिया है। और पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है, तो इस पी आर की जगह मैं पी क्यू लगा दूंगी। ये हो गया क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, समीकरण नंबर 1 से। अब तुम कहोगे जी एक कहाँ है, तो एक यहाँ है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से मैं फटाफट फिर बताती हूँ तुम्हें कि भैया ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर दे रखा है, तो इसके सामने वाली ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। उस चीज को हमने यहाँ समीकरण 1 पे नोट कर लिया। अब ये रिजल्ट तो किताब वाले ने खुद दे रखा है, इस रिजल्ट में मैंने पी आर की जगह पी क्यू लगा दिया। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखना, क्यू आर बटे क्यू एस, ध्यान देना, क्यू आर बटे क्यू एस हो गया, और क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू। क्या कर रहे हैं कि बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, और इस बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा का अनुपात बराबर आ गया। और ये जो कोण नंबर 2 है, ये छोटे त्रिभुज के अंदर भी है और बड़े के अंदर भी है, तो दोनों का एक एक कोण बराबर हो गया। और कोण दो के बराबर हो गया साझा, ये हो गया साइड एंगल साइड समरूपता नियम से दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे, बेहद आसान। टेंजेंट ए प्लस बी रूट 3 है, टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3 है। ये कंडीशन हर एक में मिलेगी, तुम्हें ध्यान नहीं देना। ए प्लस बी का जोड़ 0 से 90 के बीच है और ए बी से बड़ा है, तो ए और बी निकालो। भाई जब टेंजेंट की वैल्यू ए जमा बी पे √3 है, तो ए जमा बी कितने डिग्री का एंगल हो सकता है? टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है? टेंजेंट की वैल्यू √3, टेंजेंट की वैल्यू 60 पे होती है √3। और टेंजेंट की वैल्यू ए, टेंजेंट ए माइनस बी दे रखा है 1/√3, तो ये ए माइनस बी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, इनको कुछ भी नहीं है। वो विलोपन विधि, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर विलोपन विधि। बी और बी कट गया, ए में ए जोड़ो 2a, 60 और 30 90, 2 से दोनों तरफ भाग कर दो तो ए की वैल्यू आ गई 90/2, 45 डिग्री। और ए का मान अब यहाँ रख दो भैया, ए प्लस बी था 60 डिग्री, 15, बहुत बढ़िया। 45 जमा बी बराबर 60 था, तो बी की वैल्यू आ गई 60 घटा 45 यानी 15। और मैं बार बार कहती हूँ आखिरी में अगर कोशिश करो कि आंसर को समेट के एक जगह दिखा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिंपल था। अब आ जाओ 23वें में भी इंटरनल चॉइस 23वें में भी दे रखी है क्या इन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो और दिख गया। ये और का मतलब या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला, यानी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है आपको। अच्छा है, हाँ 22वें में भी, 24वें में नहीं, बिल्कुल। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बना लो यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया। ए बी सी में टेंजेंट ए 1 के बराबर है, तो सिद्ध करो कि ये भी 1 के बराबर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टेंजेंट ए 1 के बराबर है, तो ए कितने डिग्री का होगा? नहीं भैया, वैल्यू याद करो, 45 डिग्री का। ए कितने का? अब हमें इसको भी 1 के बराबर दिखाना है, तो इसको लेफ्ट साइड को उठा लो, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन की जगह रख दो 45, कोस की जगह भी रख दो 45, हो गया। और 2 साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2, कोस 45 का भी वर्गमूल 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड के। थ्योरम से भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है, थ्योरम व्योरम की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि भैया टेंजेंट ए का मान 1 है, तो ए 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमने इस गुणा को 1 के बराबर दिखाना है, तो इस गुणा में ए की जगह 45 रखो, वैल्यू रखो और सोल्व हो गया। 24वां, 4 सेंटीमीटर, 24वें में 4 मिक्स हो रहा है,
4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, साथ में दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो और पाई की जगह 3.14 लगाना है। आसान है क्वेश्चन। ये वृत्त है, ये एक त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कोण 30 डिग्री है। लिखने की जरूरत है क्या? R 4 है, थीटा 30 है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लघु वाले का। वेरी गुड, एक बार फिर बोलो। हाँ बोलो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलो। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 30 बटे 360, पाई की जगह 314 बटे 100, आर की जगह 2 बार लगा दो 4। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 3 से इसको काटो 12, 4 से इसको काटो 4 तिये 12, 4 से इसको काटो तो 25। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको इधर सरका लेते हैं, फिर इधर से आगे चले, समझ आ जाएगा ना ये यहाँ पे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं इस तरफ। इज इक्वल टू, ऊपर बच गया 314 और नीचे बच गया 25 तिये 75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भाग करोगे तो ये 4.186 आ जाएगा। 86 की वजह से तुम इसको 4.2 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो। वैसे तो ये यहीं खत्म हो जाना था, पर इसने नूबी क्या दी, दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकालो। अब दो तरीके हैं, सुनो मेरी बात। ये है दीर्घ त्रिज्या खंड, या तो इसका एंगल निकाल लो। ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल, ये वाला एंगल 330 आ गया। तो 330 लगाओ इस फॉर्मूले में और दीर्घ त्रिज्या खंड का निकाल दो, या वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो ये इसका पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट कर रही हूं मैं, 330 बाय 360, पाई की जगह 314 बटे 100 गुणा 4 गुणा 4। देखो जीरो से तो जीरो कट गई है भैया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 314 को 11 से करो तो 4, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 3, 11 चौक 44, 11 चौक 15, 11 33 और 1 34 बटे 75। इसको डिवाइड कर लो। भाग करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा। और ये है लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। चित्र में त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि एपी बराबर 12 सेंटीमीटर है। वैसे तो ना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इसका एक शॉर्टकट भी है, पर मैं बता देती हूँ। एपी 12 है, सुनो, एपी यहां तक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर है। हमने निकालना है एबीसी का परिमाप, तो बहुत ध्यान से देखना। त्रिभुज ए बी, परिमाप का मतलब बता दो बस मेरे को, सारी भुजाओं का योग। ए बी जमा बी सी जमा ए सी। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो बी सी है ना, इसको तोड़ दूं मैं डी पे, और इसकी जगह मैं कर दूं बीसी की जगह बी डी जमा डी सी। कोई फर्क पड़ रहा है? भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हमने इस त्रिभुज का परिमाप निकालना था, तो मैंने लिया ए बी जमा बी सी जमा ए सी। क्लियर हो गया? अब इस बीसी की जगह डी पे तोड़ के बी डी जमा डी सी कर दिया। ये चेंज तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि भैया बीसी को तोड़ दिया, तोड़ दिया पक्का। अब एक बात और ध्यान देनी है यहाँ, कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदुओं से जब वो टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो ये है बिंदु बी, ये हो गया बीपी और ये हो गया बीडी, बराबर होने चाहिए भाई। बीडी तो बीपी के बराबर होना चाहिए, और सीडी सी क्यू के, सीडी सी क्यू के। तो ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, ए बी, बीडी की जगह मैंने लिख दिया बीपी, डीसी की जगह मैंने लिख दिया सी क्यू जमा ए सी। समझ आया?
अब ए बी जमा बीपी, ए बी जमा बीपी क्या बन गया? एपी। सी क्यू जमा एसी, सी क्यू जमा एसी ये बन गया ए क्यू। एपी भी 12 है और ए क्यू भी 12 है, तो 12 12 कितना हो गया? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर ये 1 नंबर में आ जाए। जब भी आपको कोई ऐसी फिगर मिल जाए कि बाहर से ऐसे दे रखा, त्रिभुज का परिमाप पूछ रखा है, तो स्पर्श रेखा का डबल कर दो। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12, परिमाप कितना आ रहा है? 24, लेकिन 2 नंबर में आए तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ये था अपना सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन। सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आपने इन सारे क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो सभी बच्चों ने क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। और कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना रखा है जिसमें बहुत बच्चे अपने डाउट्स भेजते हैं, आप भी वहां अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। थैंक यू।